नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। 1926-27 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आज कांग्रेस पार्टी है, उसके अध्यक्ष चुने गए मुख्तार अहमद अंसारी। वे महात्मा गांधी के बेहद करीबी थे। हिंदुस्तान की आज़ादी के समय भारतीय फौज को पाकिस्तानी कबायलियों से कश्मीर में लड़ना पड़ा और उसमें ब्रिगेडियर उस्मान ने अद्भुत वीरता का परिचय देकर पाकिस्तान के पैर उखाड़ दिए। उन्हें भारत सरकार ने महावीर चक्र से नवाजा। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मुख्तार अहमद अंसारी का पोता और महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर उस्मान के नाती का नाम था मुख्तार अंसारी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, जिसकी गाजियाबाद और मऊ जिलों में ही नहीं बल्कि समूचे पूर्वांचल में तूती बोला करती थी। उसका नाम बड़े बड़ों का गला सुखा देने के लिए काफी था। वह पिछले 19 साल से जेल में होने के बावजूद अपनी दबंगई और डर का साम्राज्य बाकायदा चला रहा था। अब सोचिए कि एक बेहद इज्जतदार और पढ़े लिखे परिवार में एक इंसान ऐसा पैदा हुआ जिसने जुर्म जराइम के रास्ते चल करके आखिर में जेल की चार दीवारियों के बीच अपनी सांसें तोड़ी। जिंदगी का अंत हुआ। हार्ट अटैक आया और डॉक्टर्स को बचा नहीं सके। मुख्तार को लेकर सोशल मीडिया पर खलबली है। एक जमात ऐसी है जो कह रही है कि वह रॉबिन हुड था, मसीहा था, मददगार था, यारों का यार था, पता नहीं क्या क्या। लोगों को उस पर एतबार था। मैंने मान लिया। मगर मुख्तार क्या था? किसी की मौत पर तकलीफ होती है। इंसान जो मौत पर हंसता है वह इंसानियत पर हंसता है। फिर भी कोई आदमी अपनी ताकत और तूती का बेलगाम राज कायम करने के लिए अपराध और अत्याचार के रास्ते बेधड़क चलता हो, सत्ताधारियों और अधिकारियों को घुटनों के बल ला देता हो, दुश्मनों दगाबाजों को उनके मरने तक उनका पीछा करता हो, वह कैसा रॉबिन हुड है? कैसी मसीहाई उसमें दिखती है? किसका मददगार हो सकता है उसा इंसान? जाहिर है आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा या उनसे होकर के आपको ले चलूंगा जो मुख्तार की जुर्म की दुनिया की मुख्तारी मतलब मुखिया, मालिक, सर्वे सर्वा, उसका दस्तावेज है। मुख्तार के दहशत की एक एक कहानी रोंगटे खड़ी करने वाली। सुनकर के आप भरोसा नहीं करेंगे, मगर हाँ, ऐसा ही होता रहा है। मैं आपको मुख्तार के रोब और रसूख की कहानियां सुनाता चलूंगा। पहले उसकी जो क्राइम कुंडली है उसको आप देखिए। 60 साल के मुख्तार पर 60 से ज्यादा मुकदमे थे, उम्र से कहीं ज्यादा। राजनीतिक रसूख के दम पर वो पिछले 3 दशक से अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना रहा। मऊ, गाजीपुर समेत पूर्वांचल का पूरा इलाका उसके प्रभाव में रहा या उसके डर दहशत में रहा। बेशक बाद में वो एमएलए बन गया, लेकिन शुरुआत एक अपराधी के तौर पर ही उसने की। हार्डकोर क्रिमिनल था मुख्तार, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जराइम की दुनिया में पहली बार मुख्तार का नाम साल 1988 में दर्ज हुआ, जब मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर के ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सामने आया। उसी दौर में एक और सनसनीखेज हत्याकांड का जिक्र आता है, बनारस में पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या। उस हत्याकांड के तार भी मुख्तार तक गए। 1990 में मुख्तार ने मानो अपराध की दुनिया में अपनी दमदार मौजूदगी का ऐलान कर दिया, ढिंडोरा पीट दिया। मुख्तार अंसारी और गाजीपुर के बड़े ठेकेदार ब्रजेश सिंह के बीच अदावत का एक लंबा खूनी दौर चल पड़ा। सरकारी ठेकों को लेकर के मुख्तार और ब्रजेश के बीच खींचतान ने कई बार खून खराबे की शक्ल अख्तियार की। गैंग वॉर, कई लोग मारे गए। साल 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आ गया, लेकिन कहा यह जाता है कि रास्ते में 2 पुलिस वालों को मार करके वह फरार हो गया। इसके बाद से ही इलाके के सरकारी ठेकों, कोयला के काले कारोबार, शराब के ठेकों में उसका दखल बढ़ता चला गया। उसकी दबंगई, उसकी तूती, उसका धौंस, उसकी धमकी
और उसका काला कारोबार सब लगातार बढ़ते चले गए। साल 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले में मुख्तार का नाम आया। एसपी, जाहिर है कि इलाके में सनसनी। 1996 में ही मुख्तार ने राजनीति में एंट्री की। इसी साल वो बीएसपी के टिकट पर पहली बार विधायक बना। मुख्तार का यह सियासी एक्सपेरिमेंट काफी हद तक कारगर साबित हुआ। जब अपराधी राजनीति के साथ आ जाता है तो ऐसा कॉकटेल है कि उसके भागने और बढ़ने की रफ्तार बेलगाम हो जाती है, और मुख्तार के साथ ऐसा ही हुआ। वो अपने विरोधियों को दमदार टक्कर देने लगा, उनको दबाने लगा, कुचलने लगा, एक एक करके सबका सफाया करने लगा। दो बड़े मामले सामने आए। पहला साल 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला कारोबारी रुंगटा का अपहरण। इसके बाद मुख्तार क्राइम की दुनिया में छा गया। उसका नाम दहशत का पर्याय बन गया। दूसरा साल 2002 में ब्रजेश सिंह पर जानलेवा हमला। एक माफिया डॉन जिसकी तूती बोलती रही है, उसके ऊपर एक माफिया डॉन का हमला। तुम्हारे ऊपर मेरा साम्राज्य चलेगा। और उसके बाद मुख्तार को आंख दिखाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। इसके बाद तो मानो बेखौफ हो गया। राजनीतिक दलों की कमजोर नब्ज को दबाकर वो अपना अपराध का साम्राज्य बढ़ाता चला गया। उसने अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को कुचल दिया, नामो निशान मिटा दिया। सिस्टम उसके सामने बौना हो गया था। ऐसा आदमी किसका भला कर सकता है? ऐसा आदमी अपने समाज को गुमराह करने के लिए नाटक तो कर सकता है। सही मायनों में मसीहाई उसको नहीं आ सकती। वो मददगार असली में नहीं हो सकता है। जब आपके दिल और ईमान दोनों काले हो चले हों, खून से सने हुए हों, आप इंसानियत से दूर जा चुके हों, फिर किसी भी इंसान का आप पर यकीन करना उसको अपने भीतर एक भ्रम पालने जैसा है। वो वहम में है। अपराधी किसी का नहीं होता है, चाहे कहीं का हो। आप बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला देखिए और मुख्तार के बिगड़े मिजाज को समझिए। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 1985 और 1996 तक लगातार विधायक चुने गए। साल 2002 में बीजेपी कृष्णानंद राय ने अफजाल को मोहम्मदाबाद सीट पर हरा दिया। अपने भाई की हार मुख्तार से बर्दाश्त नहीं हुई, जबकि उसी साल 2002 में मुख्तार मऊ की सीट जीता, वो विधायक बना, भाई हार गया। और भाई के हारने का जो तकलीफ थी वो बदले में आ गई। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को मुख्तार ने जेल में रहकर के अंजाम दिया था। उस समय उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, जेल जा चुका था। मुख्तार के गुर्गों ने उस वक्त AK-47 का इस्तेमाल किया था। किसी क्रिकेट टूर्नामेंट से लौट रहे कृष्णानंद की कार को घेरा गया और मुख्तार के गुर्गों ने अपनी AK-47 से 400 से ज्यादा गोलियां चलाईं। अकेले कृष्णानंद राय के जिस्म में 62 गोलियां थीं जिनको निकाला गया। उनके साथ जो 6 लोग सवार थे वे भी मारे गए। कृष्णानंद हत्याकांड में मुख्तार को जेल में रहते हुए नामजद किया गया। आज तस्वीर जरूर देखनी चाहिए आपको, जब कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने मंदिर में जाकर के भगवान का शुक्रिया अदा किया। उनको आज तक लगता रहा कि उन्हें न्याय नहीं मिला। जब तक मुख्तार जिंदा रहा, न्याय की उम्मीद भी वो नहीं कर सकी। तभी जैसे ही उन्हें मुख्तार की मौत की खबर मिली, वे ईश्वर के दरबार में पहुंच गईं उसका धन्यवाद करने के लिए। कहने लगी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। उनकी पत्नी काशी विश्वनाथ मंदिर में कृष्णानंद राय की पत्नी ने जाकर के माथा टेका। हमको तो भगवान
बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। गलत बात है ये देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है। मुख्तार के हाथों या मुख्तार के इशारों पर सिर्फ कृष्णानंद राय ही नहीं मारे गए, कई लोग मारे गए। उसमें एक थे मन्ना सिंह। मन्ना सिंह की पत्नी अभी हमारे साथ हैं। आपका इंडिया न्यूज़ पर मैं स्वागत करता हूं। आपकी पति की हत्या कब हुई, कैसे हुई और मुख्तार उसमें शामिल कैसे रहा? मंजू जी, आपको मेरी आवाज आई? आ रही है जी। आपके पति के साथ क्या हुआ था, उनकी हत्या कैसे हुई और कैसे मुख्तार शामिल था? आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुश हूँ मैं कि आज मेरे पति को इंसाफ मिला है। और मेरे पति को हमेशा धमकाया जा रहा था कि काम छोड़ दो, ये कर दो, इतना परसेंट हमको चाहिए, कर दो। तो मेरे पति बहुत ईमानदार आदमी थे, तो वो कहते कि कैसे होगा, ऐसे काम हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग के बीवी बच्चे हैं, परिवार है। तो आपके पति कहाँ रहते थे, क्या करते थे? उनको गांव छोड़ने, अपनी जमीन जायदाद छोड़ने के लिए क्यों कहा जाता था? मतलब कहा जाता था कि तुम लोग काम कम कर, 10% देना है, ये करना है, इसे इस काम छोड़ा जाता था हम लोग से। आपके पति क्या करते थे? ठेकेदारी करते थे। ठेकेदार थे। कहाँ थे? मऊ में ही थे। मऊ में ही थे। किस तरह का ठेका करते थे? सड़क का, बिल्डिंग का? सड़क का करते थे। सड़क करते थे। तो उनसे कमीशन मांगा जाता था? कमीशन मांगा जाता था। तो वो नहीं दे रहे थे? नहीं दे रहे थे। उनकी हत्या कब हुई? उनकी हत्या 2009 में 29 अगस्त को हुई थी। 2009 में हुई थी। उस हत्या में मुख्तार अंसारी शामिल था, ये कैसे आप कह सकते हो? तो जेल में था उस समय। जेल में था, उसके बाद भी वो शामिल था, उसी का हाथ था, अपना आदमी बाहर छोड़ चुका था। तो आपको लगता है कि आज आपके पति की हत्या के बाद जो तकलीफ आपकी रही है वो खत्म हुई, आपको इंसाफ मिला है? हाँ, आज हम बहुत संतुष्ट हैं और बहुत खुश हैं कि मेरे पति को आज इंसाफ मिला है। हम लोग पूरे परिवार को आज इंसाफ मिला है साथ साथ। जी मंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ये मंजू सिंह है। मन्ना सिंह एक ठेकेदार जो मऊ में काम करते थे, उनसे कमीशन मांगा जा रहा था और मुख्तार के लोग ही मांगा करते थे और वो देने को तैयार नहीं थे, लिहाजा मुख्तार के लोगों ने उनको ही हटा दिया। और इस तरीके से बहुत सारे लोग हटाए गए। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने गंवाए और आज भी वो तकलीफ में रहते हैं। मुख्तार 19-20 साल से जेल में था, 2005 से मान लीजिए आप। जेल से ही वो अपनी अपराध की दुनिया चलाता था। आप समझ सकते हैं कि जेल की सलाखें उसके काम में बाधा कभी नहीं बनी। जेल के अंदर भी उसका साम्राज्य चलता था। ऐसी कहानियां सुनने में आती हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कैसे जेल का पूरा सिस्टम मुख्तार के आगे घुटनों के बल बैठा रहता था। साल 2005 की एक घटना है। जब मुख्तार जेल में आया था, मऊ में हिंसा भड़कने के बाद मुख्तार ने सरेंडर किया था, आपको याद होगा। 2005 में कई दिनों तक मऊ जलता रहा। मुख्तार की एक तस्वीर है जो जीप के बोनेट पर बंदूक लेकर के अपने लोगों के साथ उस समय वो शहर में चल रहा था। उसे गाजीपुर जेल में जब उसे सरेंडर किया तो रखा गया। मुख्तार तब विधायक था और जो ताज़ा मछलियां हैं उसको खाना बहुत पसंद था। अब जेल में मछलियों का इंतजाम कैसे हो, तो मुख्तार ने जेल के भीतर ही तालाब खुदवा दिया कि यहीं मछलियां पाली जाएंगी, निकाली जाएंगी, और वो अपने मन माफिक तरीके से अपने खानसामे से बनवा करके
अपने जायके के मुताबिक मछलियां खाएगा जेल के भीतर। उस वक्त के पुलिस अधिकारी बताते हैं कि मुख्तार जेल में कैदी की तरह बिल्कुल भी नहीं रहता था। वो गाजीपुर जेल में डीएम और दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेला करता था। जब सरकारें आपके हवाले हों, जब सरकारों की लगाम आपके हाथ में हो, तो फिर मुख्तार की मुख्तारी कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये वो दौर है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारें चला करती थी। 2002 से 2007 तक मुलायम सिंह और 2007 से 2012 तक मायावती और 2012 से 2017 तक अखिलेश। तो यह पूरा जो दौर था, उसकी राजनीति भले ही धीरे धीरे नीचे आती चली गई, कभी चढ़ी कभी उतरी, लेकिन उसकी दबंगई, उसका वो साम्राज्य अपराध का और उसके आगे पूरे सिस्टम का बौना होना कभी खत्म नहीं हुआ। मुख्तार के साथ टाइम पास कर रहे होंगे तो जेलर या जेल के दूसरे कर्मचारी उसके साथ किस तरीके से पेश आते होंगे, ये आप सोच सकते हैं। बड़े अधिकारी टाइम पास करने के लिए जिस आदमी के पास, नीचे वाले की क्या औकात है। उत्तर प्रदेश की जेलों में मुख्तार की खातिरदारी की खबर आम है। बीच में जब कुछ दिक्कत हुई तो मुख्तार पैंतरेबाजी करके पंजाब की रोपड़ जेल में चला गया, बांदा से रोपड़। लेकिन जब साल 2021 में उसे यूपी के बांदा जेल में वापस लाया गया तो अजीब से हालात हो गए। मुख्तार के डर से कोई भी जेलर बांदा जेल का चार्ज लेने को तैयार नहीं हुआ। बाद में बहुत मुश्किल से 2 जेल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप जाइए, संभालिए, कुछ नहीं है ये, विजय विक्रम सिंह और AK सिंह। और ये दोनों लोग बहुत मुश्किल से माने और जाकर के उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली। तब जाकर के बांदा जेल का काम धंधा चलना शुरू हुआ। इसका खुलासा जून 2021 में हुआ, जब बांदा जिला प्रशासन ने जेल पर छापा मारा। उस वक्त उन्हें कई जेल कर्मचारी मुख्तार की सेवा में लगे मिले। तत्कालीन डीएम अनुराग पटेल और SP अभिनंदन की अगुवाई में जांच करवाई गई। उनके ज्वाइंट रिपोर्ट आई। डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह और 4 जो और पुलिसकर्मी जेल के भीतर थे, उनको सस्पेंड किया गया। सोचिए मुख्तार किस इंतजाम और ऐश के साथ जेल में रहता था। वो पूरी मिल्कियत थी उसकी, उसका वो बादशाह था। जब चाहे जहां चाहे निकल जाएगा, जब चाहे जहां चाहे बैठ जाएगा, जब जो चाहे मंगवा सकता है, खा सकता है, सब उसका है। बस वो जो 4 दीवारी का दरवाजा है उसके बाहर नहीं जाना है, लेकिन जेल के भीतर सब आपका है। यही सच है। जब सारा सिस्टम उसके सामने सर झुकाकर खड़ा होगा तो क्या गुंडे, क्या अधिकारी, सब उसकी सेवा में लगेंगे? जाहिर है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई जेल में उसके खिलाफ साजिश करने की हिम्मत भी कर सकता है? सोच नहीं सकता है। बांदा जेल की एक और कहानी, और यह तब सामने आई जब पिछले साल मार्च में एक कैदी छूट करके बाहर आया। उसने बताया कि किस ठाठ से मुख्तार जेल में रहा करता है। तब मुख्तार को बांदा जेल में 2 साल हो चुके थे। मुख्तार को स्पेशल हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। उसकी बैरक दूसरे कैदियों से अलग थी। ये बैरक जेल के बीच वाले गेट के पास। गेट के पास ही मुख्तार हर रोज घंटे 2 घंटे कुर्सी डाल करके बैठा करता था। वहीं वो जेल अधिकारियों और दूसरे कैदियों से मिलता था। मुख्तार जितनी देर वहां बैठा रहता था, जेल के उस हिस्से के CCTV बंद रहते थे ताकि वह किससे मिल रहा है, कितनी देर मिल रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड ना रहे। एक बात और इंटरेस्टिंग है, उस कैदी ने कहा कि मुख्तार जब तक वहां बैठा रहा, उसकी रिहाई हो गई, कागज बन गए, लेकिन चूंकि वो अब निकल करके बाहर बैठा हुआ है, उधर से ही जाना है, तो चूंकि मुख्तार के सामने कोई नहीं जा सकता है, तो उसको 2-3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। जब मुख्तार अपने सेल में चला गया, उसके बाद उसको
बाहर किया गया, तुम्हारी रिहाई हो गई है, अब तुम निकल जाओ। और ये 2-3 घंटे की देरी सिर्फ मुख्तार के वहां बैठने के चलते थी जहां से दरवाजे तक का रास्ता जाता है। कौन जरूरत करता है। ये 2022 में पहली बार कन्विक्टेड हुआ। आप समझिए कि 1996 से जो आदमी मुकदमों में फंसता रहा है उसका कन्विक्शन ही नहीं हुआ। अब मेरे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं, जैसे जुड़ते हैं मैं आपको उनसे जोड़ता हूं। जेल तो मुख्तार के लिए उसकी मिल्कियत की तरह रही, चाहे गाजीपुर हो, बांदा हो, आगरा हो या रोपड़ हो, वहां सिर्फ एक ही आदमी की हुकूमत और एक ही आदमी का फैसला चलता था, मुख्तार का। और ये सच है। अब आप समझिए कि एक आदमी जो इज्जतदार घराने में पैदा होता है, जिसके दादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिसके नाना मेजर उस्मान हिंदुस्तान के लिए शहादत दी, जिनको महावीर चक्र से हिंदुस्तान की सरकार ने नवाजा, उनके खानदान में मुख्तार अंसारी निकल जाता है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि आप जो चाहें वही आपके साथ